नमस्कार साथियों, आप सभी कृषि छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स यानी कृषि के मूलभूत सिद्धांत के ऊपर इसका रहने वाला है। ठीक है वीडियो इसमें कि हम लगभग 25 क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस प्लस कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो में का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। और साथियों, आपसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। कृषि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है साथियों? क्वेश्चन पहला है, कृषि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो कृषि अर्थशास्त्र के पिता हैं वो हेनरी चार्ल्स टेलर हैं। ठीक है साथियों, आपको यहाँ घुमाया जा सकता है प्रश्न में। जो हेनरी चार्ल्स टेलर हैं वो विश्व के हैं। ठीक है, विश्व के हैं। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्र के पिता विश्व में जाना जाता है हेनरी चार्ल्स टेलर को, और मोहनलाल लल्लूभाई दांतबाला जो हैं इनको भारत में जाना जाता है। कहाँ? भारत यानी इंडिया में किसे जाना जाता है? तो मोहनलाल लल्लूभाई दांतबाला जी को जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये कृषि अर्थशास्त्र के पिता हैं। कौन? भारत में मोहनलाल, और हेनरी चार्ल्स जो है विश्व में। और जो अर्थशास्त्र के पिता जाने जाते हैं, अर्थशास्त्र, केवल अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र नहीं बोल रहा मैं, केवल अर्थशास्त्र के पिता जाने जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें मैंने आपको कितना सारा बता दिया है। भारत में कृषि अर्थशास्त्र के जनक, यहाँ मैंने ये आपका पॉइंट जोड़ दिया है, प्लस पॉइंट है ये। ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? मैंने अभी आपको प्लस पॉइंट के रूप में बताया था, जो है एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको, एडम स्मिथ जी को। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको दिख ही रहा है, हिंदी में तो है ही। यदि आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो मैंने जो है टेक्निकल वर्ड जो है इंग्लिश में रखे हैं, और कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने प्रॉपर इंग्लिश में भी रखा है, आगे आपको मिलेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको वीडियो पूरा समझ में आने वाला है, आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कृषि उत्पादों के लिए यानी जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कौन तय करता है ये? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नाबार्ड या सीएसीपी? ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो सीएसीपी इसको निर्धारित करता है। किसको? एमएसपी को। एमएसपी क्या होता है ये भी मैं आपको एक बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। एमएसपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको याद रखना है, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो फसलों पर दिया जाता है, अनाजों पर दिया जाता है, दालों पर दिया जाता है। टोटल जो है 22 फसलों पर दिया जाता है, 22 फसलों पर दिया जाता है एमएसपी। इसमें क्या किया जाता है कि न्यूनतम मूल्य को सीएससीपी के द्वारा, सरकार के द्वारा घोषित करता है सरकार। ये भी आपको याद रखना है, जो घोषित करती है केंद्र सरकार, इसको घोषित करती है। किसको? जो एमएसपी होता है उसको निर्धारित करती है सीएससीपी और घोषित करती है केंद्र सरकार। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा सीएससीपी। ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर निर्धारित पूछा गया है, घोषित करता है केंद्र सरकार। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सीएससीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सीएससीपी का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। आप देखिए इनको नोट्स बनाते जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा आपका, आप इनको नोट कर सकते हैं, कॉपी में आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। बाकी मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम हमारा। ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आपकी जो स्थापना है 1965 में हुई थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उद्देश्य जो होता है अनाजों का समर्थन मूल्य घोषित करना। ठीक है, घोषित नहीं होता है ये यहाँ पर निर्धारित करता है, ऐसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ा समस्या होता है। ठीक है याद रखिएगा, अनाजों को घोषित जो करता है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, इसके द्वारा जो है इसको निर्धारित किया जाता है, इसको तय किया जाता है। उपभोक्ता अधिशेष, कंज्यूमर सरप्लस का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किया था। तो जो है उपभोक्ता अधिशेष का सिद्धांत प्रथम बार प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मार्शल कीन्स, एच.एच. गोसेंस, कार्ल मार्क्स ने, किसने किया था? तो
इसका आंसर सही हो जाएगा, मार्शल ने किया था। उपभोक्ता अधिशेष, देखिए इसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी मीडियम के साथियों को भी, क्योंकि आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, ठीक है, मतलब किसने दिया था। उपभोक्ता अधिशेष ना देके कंज्यूमर सरप्लस भी आपको दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए केवल खरीदार का होना जाना जाता है। अल्पाधिकार, क्रेताधिकार, द्वय अधिकार, एकाधिकार। साथियों देखिए, जो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है, यदि आपको समझ आ जाए तो बहुत जल्दी समझ आता है, यदि समझ नहीं आ रहा है तो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। लेकिन बोरिंग है नहीं साथियों, विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको समझ में आएगा। आप वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है, जितना कि मुझे नॉलेज है मैं पूरा आपको झोंक दूंगा अपनी पूरी नॉलेज आपको सिखाने के लिए, ठीक है। किसी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद, तो देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा, किसी कंपनी द्वारा उत्पादित कोई उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है जो कि उसने बनाया है किसी कंपनी ने, के लिए केवल एक खरीदार का होना, यानी कि कोई कंपनी है, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट बना रही है और इसका जो खरीदार है केवल एक ही है, बी है केवल, इसके अलावा कोई नहीं खरीदता। यानी ये बना रही है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, इसके अलावा कोई नहीं खरीदता, केवल एक ही खरीदार है इसका, ये बी, ठीक है, ए का खरीदार बी है केवल। तो इसका पूछ रहा है इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है इसको, तो इसको जो हम जानते हैं साथियों, वो हम जानते हैं क्रेताधिकार के नाम से जानते हैं, मोनोप्सोनी इसको हम बोलते हैं साथियों। ये आपको याद रखना है। आप इसको जो आपको थोड़ा टफ लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे कि पूछे जाते हैं आपके, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ये तो आपका बीएससी का है तो इसमें तो पूछ भी जा सकता है, ठीक है, पूछ भी सकता है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, ये आपका फैक्ट है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, नागपुर, कानपुर, मुंबई। क्या पूछा गया था, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, तो ये जो है आपकी नागपुर में स्थित है, आपको याद रखना है। नागपुर कहाँ पर है साथियों, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है नागपुर, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, काफ़ी सरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी, ठीक है, सरल भी है और महत्वपूर्ण भी है। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम, देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और थोड़ा आपको समझने में, थोड़ा सा मतलब याद रखने में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये आप पढ़ते रहेंगे, मतलब थोड़ा आइडिया बना रहता है, पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा आप रिवीजन करते रहेंगे। इसको आप लिख लिया कीजिए अपने कॉपी पे। किस वर्ष प्रारंभ हुआ उच्च किस्म उपज कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1966 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1966 हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं साथियों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में प्रारंभ किया गया था। तो आपको देखिए प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपको, पंचायती राज प्रथम बार कब शुरू किया गया था, ठीक है, प्रथम बार कब शुरू किया गया था, ऐसे ये भी पूछ सकता है। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न में रखा है ऐसा, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया था स्थित, ठीक है, कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बम्बई महाराष्ट्र में, नागौर राजस्थान में, या फिर 2 ऑप्शन और होंगे आपके, ये नेक्स्ट पेज पर पहुँच गए हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश में या पटना बिहार में। तो साथियों देखिए, ये जो आपका पहला है आपको याद रखना, राजस्थान में है, नागौर जिला है, यहाँ पे आपका प्रथम बार पंचायती राज जो है 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है, नागौर राजस्थान में, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। साथियों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों मैं भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, ये टाइप करके हिंदी में लाता हूँ, ठीक है, आपके लिए ये सब मैं हिंदी में लाता हूँ, टाइप करके काफ़ी मेहनत लगती है साथियों हिंदी में टाइप करने में। और पहली बात तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में कितना बड़ा सिलेबस होता है आपका, ठीक है। तो साथियों थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी कीजिए, और वीडियो को अपने साथियों, अपने मित्रों के साथ अपने एग्रीकल्चर के ग्रुप्स में आप फैला दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस पर अच्छे व्यूज़ आएँ और सभी छात्रों को कुछ सीखने को मिले, ठीक है। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों जो अगला प्रश्न पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं स्टार मार्क करते जा रहा हूँ। उत्पादन का सक्रिय साधन है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच ऑफ द एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये आपसे पूछा गया है।
पहला ऑप्शन है भूमि, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं लैंड, ठीक है, भूमि हो जाएगा, या फिर क्या होगा इसका, या श्रम हो जाएगा, इसको हम लेबर बोलते हैं इंग्लिश में, श्रम को लेबर। पूंजी को बोलते हैं जो आपका होता है ना, जिसको हम लागत बोलते हैं, उसी को पूंजी बोलते हैं, उपयुक्त सभी होगा। या साथियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका श्रम हो जाएगा, ठीक है, लेबर इसको बोलते हैं हम। उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम, इतना ही आपको याद रखना है, फैक्ट है, ये फैक्चुअल है, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाई यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए अब इंग्लिश में भी आ गए आपके प्रश्न, ठीक है, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ता हूँ। उत्पादन की लागत डॉट 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 के द्वारा कम की जा सकती है। किसके द्वारा? जो है हम उत्पादन की लागत को कम कर सकते हैं। लाभ का नियम, या फिर अवसर मूल्यों का नियम, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम, या मूल्य सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो साथियों मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूनतम मूल्य संयोजन का नियम जो है वो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें भी लिखा है न्यूनतम मूल्य संयोजन नियम, ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। थोड़ा ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए कम की जा रही है, क्या उत्पादन की लागत किसके द्वारा हम कम कर सकते हैं, किस विधि के द्वारा या किस नियम के द्वारा। तो इसमें भी न्यूनतम दिया है, न्यूनतम यानी कम, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इससे ऐसे आप याद रखते हैं। इसमें भी लीस्ट, जो इंग्लिश मीडियम के लीस्ट दिया हुआ है, लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीस्ट मतलब होता है कम, तो कम और इंग्लिश में दिया है मिनिमम, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विथ, ठीक है, जो आपका विषय सामग्री है जिसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कह सकते हैं। जो आपकी इकोनॉमिक्स की विषय सामग्री है जिसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था यानी पूरी जो है होल बोल सकते हैं, होल इकोनॉमी का जिसमें हम अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, क्षेत्र प्रबंधन या विपणन। साथियों मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत सारे बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, पर आप वीडियो को, ये भी तो है, आप एक बार थोड़ी, आप 2 बार देखिए वीडियो को, आपको समझ आएगा। आप उसको नोट करिए, ठीक है, बैक करके दोबारा देखिए वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ आएगा आपको। विषय सामग्री जिसमें अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है को क्या कहते हैं? तो व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, या फिर क्षेत्र प्रबंधन कहते हैं, या विपणन मार्केटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। नहीं सॉरी साथियों, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। साथियों क्या है, थोड़ा सा मैंने ये यहाँ पे मैक्रो लिखा देख लिया, यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपका याद रखिएगा व्यापक अर्थशास्त्र होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है। पहला, इसमें मैंने आंसर भी इसमें मेंशन किए गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो थोड़ा सा हो जाता है, मैंने दूसरा सेलेक्ट कर लिया, चिंता मत कीजिए। मैं ये PDF आपको दे दूँगा, काफ़ी मेहनत से बनाई है ये PDF मैंने, ठीक है, काफ़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट छांटना पड़ता है पहले बुक से, ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाने होते हैं, फिर टाइप करना होता है, बहुत मेहनत लगती है साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राइस थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ, मूल सिद्धांत एक शाखा है। तो मूल सिद्धांत किसकी शाखा है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, व्यापक अर्थशास्त्र की है, ठीक है, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की है, या फिर क्षेत्र प्रबंधन की है, या विपणन की है, मार्केटिंग। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका क्या है, मूल सिद्धांत एक शाखा है, जो है ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखा है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इसको हम बोलते हैं। साथियों आप इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखिए इस क्वेश्चन को। ऐसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको माइक्रो को सूक्ष्म बोलते हैं, मैक्रो को व्यापक बोलते हैं, ये आप याद रखिए। क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि आप एग्ज़ाम में जाते हैं पेपर देने, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, वहाँ आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और हिंदी नहीं देते, वो हिंदी में भी इंग्लिश में ही दे देते हैं लिख के कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स बताइए, ऐसे लिख के दे सकते हैं, तो आपको वहाँ परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा सा आप याद रखिए। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, ठीक है, क्या स्टेट करता है? मांग का नियम क्या बताता है? आमदनी बढ़ने से मांग बढ़ती है, मूल्य के बढ़ने से मांग बढ़ती है, मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है, या आय और मूल्य दोनों के बढ़ने से मांग बढ़ती है, ठीक है। मांग मतलब डिमांड, आपने सुना होगा उस चीज़ की बहुत डिमांड है मार्केट में, ठीक है, डिमांड मतलब होता है मांग, उस चीज़ को की बहुत ज़्यादा मांग है मार्केट में, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ठीक है, जिसकी ज़्यादा। तो देखिए, तो ये पूछ रहा है कि मांग का नियम क्या बताता है, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या बताता है? तो साथियों वो बताता है कि जब मूल्य कम हो जाता है, यानी
प्राइस फॉल डिमांड राइजेस, यानी कि मूल्य जब कम हो जाता है तो मांग बढ़ती है। साथियों ये काम हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप कम कर लीजिएगा, कम है ये। जब मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है साथियों, ठीक है, मूल्य के कम होने से क्या होता है साथियों, मांग बढ़ती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी चीज़ का मूल्य कम हुआ ऐसे दर्शाते हैं इसको, मूल्य किसी चीज़ का कम हुआ, ये मूल्य है, कम हुआ तो उसकी मांग ऐसे बढ़ जाएगी ऊपर को, ठीक है, मूल्य कम होने पर मांग बढ़ती है। कोई चीज़ सस्ते में मिल जाए तो आप लोग भी ले आते होंगे, तो वही है कि उसकी डिमांड आपको भी होने लगती है, कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो, ठीक है, तो वही सीधा सा फंडा है, कोई अलग से नहीं समझना। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। द नोबेल प्राइज गिवन टू डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन इज इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू। डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया? तो देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र या नन, क्या हो जाएगा साथियों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन को, जो डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन जी हैं, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है साथियों, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिया गया था इनको। इसमें मैंने आंसर भी मेंशन किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप प्लानिंग कमीशन इन, भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? तो ये आपको याद रखना है, भारत सरकार ने योजना आयोग की जो स्थापना की थी वो आपके 1951 में की थी साथियों, ये आपको याद रखना है। 1950 में की थी, सॉरी 1950 में की थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1950 में की थी योजना आयोग की स्थापना, ठीक है। आपसे नीति आयोग के बारे में भी पूछ सकता है, तो साथियों नीति आयोग के अभी प्रेजेंट में, यानी अभी वर्तमान में कौन है उसके अध्यक्ष? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो, कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी ही इसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? कौन से वर्ष में जो है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी? ये आपसे पूछा गया है साथियों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 1945 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे मैंने इसका आंसर जो है वो किया है मेंशन, जो कि आपको मिल जाएगा, रोम इटली में किया था। ये भी आपसे पूछा सकता है कि पूछ सकते हैं आपसे कि FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि का जो आपका वो है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, वो कहाँ पर स्थित है? तो रोम इटली में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी? अभी मैंने आपको बताया 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। रोम इटली में स्थित है, इटली देश का नाम है, ठीक है, रोम इटली। इन विच सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड, राष्ट्रीय कृषि संस्थान किस शहर में स्थित है? ये आपको बताना है साथियों, किस शहर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि संस्थान? राष्ट्रीय कृषि संस्थान विच, ये हिंदी में कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान होगा वो, यहाँ पर एक शब्द मिसिंग है साथियों, माफ़ी चाहूँगा। विपणन संस्थान है, विपणन संस्थान इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है, मार्केटिंग में लिखा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आप अपने आप से सुधार कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए साथियों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो ये आपका है, ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जयपुर में स्थित है, जयपुर राजस्थान, ठीक है साथियों। ये जो आपका है वो आपका जयपुर राजस्थान में आपका स्थित है, ये भी आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है वो है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रूरल सोशियोलॉजी, यानी जो है आपका रूरल सोशियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, रूरल सोशियोलॉजी जिसने लिखी थी उसका नाम है साथियों डॉक्टर AR देसाई, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। सारे प्रश्न साथियों इम्पोर्टेंट हैं, आपको एक भी प्रश्न बिल्कुल मिस नहीं करना है। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास मानिए साथियों, आप ये वीडियो आपको PDF दे दूंगा मैं, आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, आपको समझ आएगा, आप अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। भारत में सहकारिता आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है,
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारिता आंदोलन कब शुरू किया गया था भारत में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है 1914, 1947, 1904 या 1935। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका 1904, 1904, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। आप जहाँ से जो भी पढ़ने को मिल रहा है अच्छे से पढ़िए और प्रबल एग्रो स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए हैं, एंड नहीं हुआ है, अभी बहुत क्वेश्चन है आगे। देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी क्वेश्चन अभी रह गए हैं, ठीक है। तो करवाऊँगा आपको, पहले आपको थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए जो प्रबल एग्रो स्टडी जो आपका चैनल है यूट्यूब पर, वो कृषि छात्रों के लिए ही विशेष चैनल बनाया गया है। खास तौर पर जो बीएससी एग्रीकल्चर अभी कर रहे हैं उनके लिए, और आगे भी जो अपनी तैयारी करेंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप इससे जुड़े रहिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना पर्सनल अकाउंट का लिंक भी दे दूंगा इंस्टाग्राम का, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि साथियों आपको पीडीएफ और चाहिए यानी और स्टडी मटेरियल चाहिए इसके अलावा, तो आप मुझे स्टडी मटेरियल आपको और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, इसके अलावा, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो लिंक मैं दे दूँगा, ठीक है, अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना और मुझसे मैसेज कर लेना। भारतीय रिजर्व बैंक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी पूछा जाता है। और वाइवा तो मान के चलिए, वाइवा में तो कोई आता है जो एग्जामिनर आता है वाइवा लेने के लिए, वो तो पूछता ही है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी पूछ ही लेता है अच्छा जब, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। आगे कोई ऐसे जॉब की कोई जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कुछ भी आता है, तो ये प्रबल एग्रो स्टडी पर आपको मिल जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर से प्रबल एग्रो स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी साथियों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इस्टेब्लिश्ड इन, तो जो है WTO को इस्टेब्लिश कब किया गया था ये आपको बताना है। 1942 में, 1995 में, 1997 में, या फिर आपका 1998 में, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 1995, ओके। 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मैंने इसके और भी मेंशन किया होगा कुछ। देखिए 1 जनवरी 1995 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था WTO को, 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1995, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों। ये इसके अलावा यदि आपको पार्ट 2 भी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा। आप मुझे ये भी बताइए कि आपको और चाहिए क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको और क्वेश्चन बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है साथियों। और मैं आपको एक और सूचना पुनः बताना चाहता हूँ कि यदि आप PDF चाहते हैं, ये PDF तो मैं कर दूंगा टेलीग्राम पर अपलोड, ठीक है। यदि आप और भी स्टडी मटेरियल चाहते हैं जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, जो कि मतलब फैक्ट चाहिए आपको, लगभग 20 पेज का, 10-15-20 पेज का लगभग आपको मिल जाएगा। उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके आएंगे। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके, मेरा नाम प्रियांश तिवारी है, तो आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज करना, तो मैं वहाँ आपको प्रोसेस बता दूंगा और आपको दे दूंगा जो PDF जो होगा आपके लिए स्टडी के लिए। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद साथियों।